अच्छा सर, पिछले सवाल में एक्विजिशन डेट की अकाउंटिंग देखने के बाद अलॉन्ग विद द डेफर्ड टैक्स अब हम उसी की एक एक्सटेंशन को लेके चलते हैं आगे, जो कि रिपोर्टिंग डेट की अकाउंटिंग है। तो आपने जितने भी कंसोलिडेशन के सवाल किए हैं मेरे साथ, उसके अंदर आपको बखूबी पता है कि इन्फॉर्मेशन ऐसे गिवन होती है कि रिपोर्टिंग डेट की बैलेंस शीट आपको गिवन होती है और वो नीचे फर्दर इंफॉर्मेशन में आपको बता रहा होता है कि रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी। तो ये सवाल पिछले सवाल की ही एक्सटेंशन है जो कि रिपोर्टिंग डेट पे जाके रुकेगी। बहुत फोकस होके देखिएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बता रहा है भाई बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2023 ऑफ पंपुक एंड इट्स सब्सिडरी इज एज फॉलोज। यानी इसने पीपी दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट दी हुई है, कैश दिया हुआ, इन्वेंट्री दी हुई है, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। पर देखें रिटेन अर्निंग जो है वो दी हुई है 2077350। और अगर मैं पिछले सवाल में देखता तो वो कितनी थी, 968,000। ये एक्विजिशन डेट की बैलेंस शीट है, ये है रिपोर्टिंग डेट की बैलेंस शीट, यानी एक साल बाद। और आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि एक साल अगर लैप्स हो चुका है तो सब्सिडरी ने अपनी अकाउंटिंग अपने हिसाब से करके टैक्स वैक्स बुक कर लिया होगा। अब आगे आपने सोचना है, क्योंकि आप कर रहे हैं कंसोलिडेशन। खैर, यहाँ पे लिख के देता है पंपुक लिमिटेड एक्वायर्ड संपुक्स 85% शेयर्स ऑन जनवरी 1, 2023 एट अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 1.9 मिलियन, जो कि ऊपर आपको नजर भी आ रही है। रिटेन अर्निंग डी वी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 968,000, जो ऊपर से भी रिफ्लेक्शन है। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स वो उसी दिन की बात बता रहे हैं कि 60,000 और 1,10,000 की जो एडजस्टमेंट थी वो है। और टैक्स बेस दी हुई है पीपी की सब्सिडरी बुक्स की 1 मिलियन की उस दिन के ऊपर जब ये सब्सिडरी खरीदी गई थी। आगे, टैक्स रेट एप्लीकेबल टू पंपुक एंड संपुक इज 25% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। क्योंकि हम तमाम एसेट्स और सब्सिडरी को रीवैल्यू कर रहे हैं तो मुझे डेफर्ड टैक्स के लिए रेट भी उसी का ही पिक करना होगा। खैर, हम अगेन वही हरकत करेंगे सर, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी हम यहाँ पे बनाएंगे सर एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग, क्योंकि हम उसको एक स्टेप आगे लेके चलेंगे। हमने कहा भाई शेयर कैपिटल जो है आपका वो कितना है जी सर, शेयर कैपिटल आपका आ रहा है 6 लाख रुपए का, यहां पे भी 6 लाख रुपए का, सही है जी, विद नो चेंज इन शेयर कैपिटल, विथ नो चेंज इन शेयर कैपिटल, सही है जी। फिर हमने कहा कि भाई इसके बाद आप आ जाएं रिटेन अर्निंग्स पे। आपने कहा रिटेन अर्निंग दी हुई है 968,000 की। अगर ये नॉर्मल सवाल होता, ये आ गया भाई। अच्छा, कोई प्रीमियम का चक्कर तो नहीं है, शेयर प्रीमियम वगैरह तो नहीं है, नहीं है। अच्छा, 968 हम फिर भी देख लेते हैं, यही है, ओके। हमने कहा सर इसके अंदर आप फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करें इन्वेंट्री की, कितने से, 60,000 रुपये से। ये मैं आपको वैसे ही सिखा चुका हूँ कि 60,000 रुपये आपके लिए एडिशनल कॉस्ट है। आप इसके ऊपर आज ही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर लेंगे और उसका इम्पैक्ट गुडविल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये इन्वेंट्री बिकेगी तो सेपरेट बुक्स में तो गेन होगा, आपकी किताबों में कोई गेन नहीं होगा, तो वो करंट टैक्स नीचे चिपक जाएगा। तो वो जो करंट टैक्स नीचे चिपक जाएगा वो ग्रुप के लिए टैक्स है ही नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि मैं पे नहीं करूंगा, पर मैं इसको रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूंगा ताकि एक्सपेंस का इम्पैक्ट नलिफाई हो जाए। तो ये मैंने पहले भी सिखाया था आपको। फिर हमने कहा भाई पीपी की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने से ज़्यादा है, 1,10,000, ऐसा ही भाई 1,10,000। अच्छा, इसकी भी लॉजिक है, आज आपने इसको ज़्यादा कैपिटलाइज किया है कि ग्रुप के लिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। जब अकाउंटिंग के अंदर सब्सिडरी अपना डेप्रिसिएशन बुक करेगी तो टैक्स वाला उसको ऐड बैक करवा लेगा, ऐसा ही है। तो कुछ हद तक डेफर्ड टैक्स इनकम वो बुक करेगा ताकि उसका इम्पैक्ट नलिफाई हो जाए। तो बकाया जो आपके हिसाब से एडिशनल डेप्रिसिएशन आ रहा है उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम आप बुक करेंगे, बस सब्सिक्वेंटली। अभी हम इन दोनों के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। हमने कहा इन दोनों के ऊपर अगर मैं सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करूं तो वो कितने फीसद से करूंगा, 30% से। और सर अगर मैं वहां पे जाके देखूं ऊपर तो देखें यही हालात वाक़यात थे। हमने कहा कि सर जब मैंने उसको सम किया तो ये अमाउंट आ गई। अच्छा भाई, रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट कितनी है भाई,
77,350, ये आ गई सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग। अच्छा, इन्वेंट्री का क्या कह रहा है? इन्वेंट्री का क्या कह रहा है? इन्वेंट्री के लिए कुछ भी नहीं कह रहा, मतलब इसमें से 1 रुपये की इन्वेंट्री भी नहीं बिकी, तो हमने अज्यूम किया कि 60,000 रुपये सेम रही। इसमें से अगर नहीं बिकी, इसमें से अगर नहीं बिकी, तो इसलिए मैंने कहा इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स को हम नहीं छेड़ेंगे। सही है जी। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई इसके लिए तो हम ये कहेंगे कि डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपने इसको कैपिटलाइज किया था एडिशनली, तो इंक्रीमेंटली डेप्रिशिएट भी आप करेंगे, तो आप कहेंगे रिपोर्टिंग डेट पे इस वाली अमाउंट का आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होता अगर ये इस वैल्यू से इंक्रीज होकर एक्विजिशन पे आ जाता, तो वो हमने बेसिक्स में सीखा हुआ है। अच्छा भाई, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि सर मैं यहाँ पर इन दोनों के ऊपर वापस से डेफर्ड टैक्स क्रिएट करूँगा, क्योंकि सेपरेट बुक्स में इसमें कुछ भी नहीं है, पर अगर आप इसको देखेंगे तो 6,600 का आपका डेफर्ड टैक्स इनकम बुक होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर 6,600 का आपको डेफर्ड टैक्स इनकम बुक होता हुआ दिखेगा। इसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं। मैं बताता हूँ कैसे, ये एडिशनल ही है, ये दोनों आइटम एडिशनल थे, मैं कैसे बताता हूँ। पीपी अगर सेपरेट बुक्स में बात करें तो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन मेरे बच्चों कितने पे था, ये चेक कर लो, 1240। आपको एग्जाम में ये चेक एंड बैलेंस लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आपने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की थी मेरे बच्चों? 110 की। आपने कहा ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से ये पीपी इतने पे आ गया था। अच्छा, फिर मैंने कहा सर अगर मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करूं तो रिमेनिंग लाइफ इसकी 5 है, रिमेनिंग लाइफ इसकी 5 है, तो हमने कहा कि भाई ग्रुप के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन बनता है वो 270 बनता है, सेपरेट बुक के हिसाब से कितना बनता है? 248। इंक्रीमेंटली कितना है? 22,000। इंक्रीमेंटली कितना है? 22,000। क्योंकि जब तक प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों, जब तक आपने डेफर्ड टैक्स के इम्पैक्ट नहीं सीखे थे तो आप कहते थे कि भाई इन दोनों का डिफरेंस देखें, 22,000 पे डेप्रिसिएशन आ रहा है, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपका ऑटोमेटिकली पार्क हो जाता था। कहाँ पे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के अंदर। कहाँ पे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के अंदर। मैं ये फिर बता रहा हूँ आपको, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के अंदर पार्क हो जाया करता था ऑटोमेटिकली विदाउट एनी टैक्स इम्पैक्ट। बट अभी आपने टैक्स इम्पैक्ट भी देखने साथ साथ, तो क्या हम कह सकते हैं ये 51,000 का इम्पैक्ट, हम ज़रा इसको फुल रिबन कर दें, मैंने कहा कि सर ये जो 51,000 का इम्पैक्ट है ना, ये वाला, इसको हम थोड़ा एम्फिसाइज कराएं। सही है जी। ये जो 51,000 का इम्पैक्ट है ये पार्क हो चुका है कहाँ पे? गुडविल में। ये पार्क हो चुका है गुडविल में, यानी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट और गुडविल डेबिट। फिर मैंने कहा कि जब मैंने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बुक किया होगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो कि इन दोनों का डिफरेंस है, तो ये भी कंसोलिडेटेड बुक्स में पोस्ट एक्विजिशन में पार्क हुआ करता था और हुआ भी है, पर अभी इसकी टैक्सेशन की इम्प्लीकेशंस भी देखनी आए, देखते हैं। मैंने कहा कि सर अगर मैं ये कहूँ सेपरेट बुक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन है, ये कंसोलिडेटेड के हिसाब से डेप्रिसिएशन है ये, ऐसा ही है, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 22,000। पर अगर मैं ये कहूँ आपसे कि जो मेरी टैक्स बेस थी, अगर मैं कहूँ मेरे बच्चों आपसे, ये मैं पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना रहा हूँ आपका, टैक्स बेस थी आपकी ओपनिंग कितनी, यहाँ पे बताया हुआ इसने 1 मिलियन, ऐसा ही है, 1 मिलियन की टैक्स बेस थी, ऐसा ही है। 1 मिलियन की टैक्स बेस पे वो कह रहा है 25% का स्ट्रेट मेरा रेट है, ऐसा ही है, रिड्यूसिंग बैलेंस पे, तो ये रहा। अच्छा, अगर मैं कहूँ टैक्स डेप्रिसिएशन आपका है ये, अच्छा तो आप एक काम करें, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए। अच्छा, अब मेरी बात बहुत सुकून से समझिएगा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर मैं सेपरेट बुक्स के हिसाब से बात करूं, क्योंकि सब्सिडी तो सेपरेट बुक के हिसाब से टैक्सेशन करवा रहा होगा, तो टैक्स वाले ने कहा होगा कि मज़ीद इतना लेस करो, प्लीज़ रिपीट कर रहा हूं मैं अगेन, टैक्स वाले ने कहा होगा कि भाई मज़ीद इतना लेस करो, लेस करवा के डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करवा लिया होगा मज़ीद इसके ऊपर, और इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना बनता है भाई?
600 का, इसके ऊपर डेफर्ड एक्सपेंस पता है कितने का, 600 का, सही है जी, एट द रेट ऑफ 30%, एट द रेट ऑफ 30% आपके सामने 600 बनता है। अच्छा, यानी अब अगर मैं बात कहूं, अब अगर मैं सवाल में जाके देखूं तो मेरे पास देखें ओपनिंग डेफर्ड टैक्स जब ये सब्सिडी खरीदी थी 72,000 का था, सही है जी। अब देखिए 72,600 का है, सब्सिडी अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर चुकी है, किस हिसाब से, सेपरेट बुक्स के हिसाब से, किस हिसाब से, सेपरेट बुक के हिसाब से। यानी आपको जो क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मिली हुई है सेपरेट बुक्स की वो कितनी मिली हुई है भाई, आपने कहा ओपनिंग था मेरा 72,000, इसमें मजीद 600 ऐड हो गया ये वाला, तो ये तो आपको करने की नीड नहीं है, हुआ होगा, इसमें आपको कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। तो मैंने खाली रिकैप दिया आपको कि ये हो चुका होगा, क्यों, क्योंकि सेपरेट बुक में सब्सिडी ने अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन बुक किया होगा, टैक्स वाले ने कहा भाई मेरे हिसाब से ये है, तो आपका डिफरेंस ये आ गया, टैक्स वाले ने कहा मजीद माइनस करो, मैं आपको और डिडक्शन दे रहा हूँ। आपने कहा भाई अकाउंटिंग के लिहाज से ये एक्सपेंस है, अकाउंटिंग के लिहाज से ये मेरा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो 248,000 का है, आप मुझे ज़्यादा अलाउ कर रहे हैं और ज़्यादा अलाउ करके किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लूँगा अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके एक वक्त ऐसा आएगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आगे जाके एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मुझे 1 रुपये की भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है मैं तुम्हें ज़्यादा पहले ही अलाउ करके करंट टैक्स कम ले चुका हूँ, तो मैं करंट टैक्स तो कम पे करूँगा, उसका मसला नहीं है, पर अकाउंटिंग के हिसाब से मैं डेफर्ड टैक्सेशन करता रहूँगा, वो अपना अलग चलता रहेगा। अब आगे सुने, ये तो बात हो गई सेपरेट बुक्स के हिसाब से। अब मैं आपसे पूछूं कंसोलिडेटेड बुक्स के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन कितना है, 2,70,000, ऐसा ही है। तो कंसोलिडेटेड बुक्स के हिसाब से अगर आपका डेप्रिसिएशन 2,70,000 है और टैक्स वाले के हिसाब से 2.5 लाख रुपए है, तो आप ये बात को समझें कि आपने तो ऑल टुगेदर, अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपने ऑल टुगेदर मजीद डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करनी है, किस हिसाब से, कंसोलिडेटेड बुक्स के हिसाब से। तो अगर मैं इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूं, कितने से, 6,000 रुपए से, सही जी। पर ये बात याद रखिएगा, ये जो डेफर्ड टैक्स इनकम है ये ओवरऑल है, ग्रुप के हिसाब से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये डेफर्ड टैक्स इनकम है किसके हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से। यानी अगर मैं आपको एक समझाऊं बात, क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज पर सब्सिडरी ये आ रही है, ऐसा ही है, क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज पर सब्सिडरी ये आ रही है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बात कहूं कि फॉर द ईयर में ग्रुप के हिसाब से, आप खुद देख लें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था, हाँ भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था भाई आपके पास, 270 का, ऐसा ही है। सेपरेट बुक के हिसाब से कितना है, 248। अच्छा, मैं अगर ये कहूं कि मेरा कितना ज़्यादा है, 22,000, हाँ भाई मेरा कितना ज़्यादा है, 22,000। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये 22,000 रुपये का जो आपका डेप्रिसिएशन ज़्यादा है ग्रुप के हिसाब से, सेपरेट बुक के भी हिसाब से, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो आपका ज़्यादा डेप्रिसिएशन आपने बुक किया है, टैक्स वाला इसको ऐड बैक करवा देगा, ऐड बैक करवा देगा। बट आप ये कहेंगे कि भाई ये तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से था, जब ऐड बैक करवा के वो करंट टैक्स को उसको पार्ट बनाएगा तो आप उसके ऊपर क्या बुक कर लेंगे, डेफर्ड टैक्स इनकम। यानी आपने सिंपली क्या करना है, इस एक्सपेंस की टैक्स इंपैक्ट को हटाना है। तो आप क्या करेंगे, जो आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डे 1 पे बुक की थी उसको रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लेंगे, तो सर अगर मैं यहां पे आपको ये बताऊं कि क्लोजिंग तो हटियां हैं, अब मैंने कहा कि भाई आपने ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रखी, वो आ गई 72,000 की, सेपरेट बुक्स ऑफ सब्सिडरी की, सही है, ये आ गया। आपने कहा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एज पर सब्सिडरीज बुक्स, वो कितना है, 600, वो तो यही था ना। पर अब अगर आप कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट करें
इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की, तो वो कितना था 22,000। ये 22,000 रुपये, ये 22,000 रुपये आपको टैक्स वाला कहेगा ग्रुप के हिसाब से सोचो, मैं कह रहा हूँ पेरेंट के हिसाब से सोचो, ये भी तो ऐड बैक होगा। अच्छा यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सेपरेट बुक के हिसाब से कह रहा हूँ तो टैक्स वाला कह रहा है मजीद लेस करवाओ। बात समझें, सेपरेट बुक के हिसाब से कह रहा हूँ तो टैक्स वाला क्या कह रहा है, मजीद लेस करवाओ, ये रहा मजीद लेस करवाने को कह रहा है। पर अगर मैं कंसोलिडेटेड बुक्स के हिसाब से देखूं, कंसोलिडेटेड बुक्स के हिसाब से कह रहा हूं, कंसोलिडेटेड बुक्स के हिसाब से कहूं तो मुझे टैक्स वाला कहेगा कि ऐड करवाओ। आपके सामने है ना, ये देखें, मुझे टैक्स वाला क्या कहेगा, ऐड करवाओ। भाई आपके सामने वापस से, भाई कंसोलिडेटेड बुक्स के हिसाब से देखूं तो मैंने डेप्रिसिएशन कितना बुक किया हुआ है 270, टैक्स वाला कितना कह रहा है 2.5 लाख रुपए, तो मुझे टैक्स वाला कहेगा भाई ये आप एड बैक करवाएं, आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन बुक किया हुआ है, ज्यादा डेप्रिसिएशन बुक किया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने ज्यादा डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से बुक किया था ना, तो उसके ऊपर भी तो डेफर्ड टैक्स इनकम बुक होगी। तो यानी मैं ये कह रहा हूं सेपरेट बुक्स को अलग चलने दो, सेपरेट बुक्स को अलग चलने दो। यानी अगर मैं इसको आपको समझाने के लिए इस डब्बे को अलग करूं तो ये सेपरेट बुक्स को अलग चलने दो। यानी सेपरेट बुक के हिसाब से टैक्स वाले ने क्या किया, अच्छा जो कि याद रखिएगा टैक्स वाला आपको सेपरेट बुक के हिसाब से ही अलाउ करेगा, वो ये रहा, टैक्स वाला आपको सेपरेट बुक के हिसाब से अलाउ करेगा, ये रहा जी। आपने कहा कि भाई ग्रुप के हिसाब से मेरा डेप्रिसिएशन है 270, इसके हिसाब से टैक्स वाला तो 2.5 लाख पे बैठा हुआ है, तो आपने जो मजीद इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बुक किया है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपने जो मजीद इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बुक किया है, आप सिंपल एक काम करें, जो आपने प्रॉक्सी लायबिलिटी क्रिएट की थी उसको रिवर्स करके उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लें, उसको रिवर्स करके उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम रिकॉर्ड कर लें। तो मैंने कहा कि भाई अगर मेरे पास 22,000 रुपये पे मैं 30% लगा दूं तो 22,000 रुपये पे मेरा 30% क्या आता है सर, ये आ गया 6,600। अच्छा भाई जब ये 6,600 आ गया मेरे पास, तो कुल मिला के देखें क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स ग्रुप के हिसाब से कितना आता है, 66,000 रुपये। क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स ग्रुप के हिसाब से कितना आता है मेरे बच्चों, 66,000 रुपये। अब कैसे आ रहा है जरा बात समझिएगा, सिर्फ पीपीई की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पीपीई की। अब देखें ये है 2,000 रुपये पे 30% डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, ये है 22,000 रुपये पे 30% डेफर्ड टैक्स इनकम। तो मैंने कहा कुल मिला के आपके पास 20,000 रुपये पे डेफर्ड टैक्स इनकम आ गए, और वो यहाँ से भी एविडेंट है, यहाँ से भी एविडेंट है कि भाई टैक्स वाले के हिसाब से 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन है, टैक्स वाले के हिसाब से 2.5 लाख का डेप्रिसिएशन ग्रुप के हिसाब से, ये तो टैक्स वाला बोलेगा इसको ऐड बैक करो। पर समझने की बात यह है कि इसमें सेपरेट बुक्स की अकाउंटिंग हुई हुई है, आपने जो अकाउंटिंग करनी है वो सिर्फ आपने कंसोलिडेटेड बुक्स की इंक्रीमेंटल करनी है, बस इसकी पंचायत करो। तो ये देख, ये सेपरेट बुक्स की है, ये सेपरेट बुक्स की है, मैं कह रहा हूं ये हुई हुई है, इसको ग्रीन कर दो, ये हुई हुई है, आप इसकी पंचायत कर लो ना, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग पे पहुंच जाओगे, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग पे पहुंच जाओगे। तो अगर मैं ये कहता है सवाल के अंदर कि इसके अंदर आपके सामने की बात है, इसके अंदर आपके सामने की बात है कि अगर इस 22,000 रुपये में मैं ये 6,600 बुक करूं, अगर ये 22,000 रुपये में से मैं 6,600 की डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूं, तो आपको नहीं लगता कि मैंने जो इनिशियली यहाँ पे बनाता हूं तुम्हारे लिए, मैंने जो इनिशियली पीपी के ऊपर 30% की पीपीई के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की थी 30% की, उसमें से इतना रिवर्स हो गया और ये 26,400 बच गया, 26,400 बच गया। तो सर आपके पास तो क्लोजिंग यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, आपके पास तो क्लोजिंग यहाँ पर ये 66,000 बच रहा है। तो बेटा ये तो सिर्फ इंक्रीमेंटल है ना, ये तो सिर्फ इंक्रीमेंटल है, ये तो सिर्फ इंक्रीमेंटल है। इसमें प्लस करें आप, इसमें प्लस करें, इसमें प्लस करें सेपरेट बुक्स के हिसाब से वाला, सेपरेट बुक्स के हिसाब से कितना था भाई 72,600, ऐसा ही है ना। सेपरेट बुक के हिसाब से देखो आपके सामने, सेपरेट बुक के हिसाब से आपके सामने कितना था 72,600, ये रहा भाई सेपरेट बुक के हिसाब से आपको सवाल में दिया हुआ 72,600। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपने जब ये कहानी शुरू की थी, सिर्फ पीपी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो आपके पास ओपनिंग 72,000 था, ओपनिंग
सेपरेट बुक्स, ऐसा ही है, ओपनिंग सेपरेट बुक्स। आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इनिशियल पे बुक की थी, कितने की, इसको हटा दो, इतने की। आप जो मौजूद थे वो 1,05,000 रुपये में मौजूद थे इनिशियली। फिर आपने कहा सेपरेट बुक्स में 600 का इजाफा हुआ, सेपरेट बुक्स में 600 का इजाफा हुआ, आपने इसमें से इतना रिवर्स कर दिया। अच्छा, ये जो 33,000 है, ये जो 33,000 सिर्फ पीपीई पे, हाँ ये रहा। तो अगर मैं देखूं तो मेरा क्लोजिंग कितना आना चाहिए, 99,000। मेरा क्लोजिंग कितना आना चाहिए, 99,000। तो सिंपली अगर मैं बात कहूं तो 72,600 हुआ है। अब मजीद क्या करें, 33 में से कम करके ये बुक कर लें। और अगेन खुदा के वास्ते मैं इतनी लॉजिकल प्रेजेंटेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये समझा पाऊँ कि आप सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट करें, बस इसकी एडजस्टमेंट करें बस। तो टेक्निकली आपने करना क्या है, टेक्निकली आपने करना ये है कि भाई ये फॉर द ईयर है 6,600। आपने करना क्या है, आप ये देखें कि इस इंक्रीमेंटल का, इस 88,000 का क्लोजिंग में कितना पड़ा हुआ है। आपने कहा 26,400, ये देखो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 26,400, उसको उसमें ऐड करो, क्लोजिंग पे पहुंच जाओगे। बात क्लियर है। और सर जो इनकम बुक होनी थी वो पोस्ट एक्विजिशन में, पोस्ट एक्विजिशन के अंदर ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगी। तो सर ये थी आपको समझाने की बातें। तो खैर अगर सर मैं यहाँ पर इसको सम कर लूँ तो इस सम का मैं आपको यहाँ पे ब्रेकअप भी बना के देता हूँ, इस सम का मैं आपको यहाँ पे ब्रेकअप भी बना के देता हूँ। आपकी सब्सिडी ने सॉर्ट ऑफ कितने प्रॉफिट कमाया है, ये सेपरेट बुक्स का प्रॉफिट है, इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं है, ये 22,000 रुपये का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। बस इस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पे आपकी टैक्स सेविंग भी है। तो अगर मैं यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन निकालूं और इन सबको सम करूं तो सर आंसर देखें सेम आता है। यानी सिंपली उसूल बना लें, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करोगे, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करोगे, उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर लेना, उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर लेना। दोनों की लॉजिक दी है। क्यों, पीपी की लॉजिक अगेन रिकॉल कर रहा हूँ। पीपी की लॉजिक क्या है, पीपी की लॉजिक ये है कि जो तुमने पीपी को इन्हांस किया है, पीपी को इन्हांस किया है कि तुम्हें पता है इसके ऊपर आगे जाके डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा। टैक्स वाला बोलेगा मेरी नज़र में ये डेप्रिसिएशन नहीं, ऐड बैक करवाएगा, उस पर टैक्स मांगेगा। आप उस लायबिलिटी को रिवर्स करके उस दिन डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करेंगे ताकि इम्पैक्ट नलिफाई हो जाए, ताकि इम्पैक्ट नलिफाई हो जाए। देखो किया ना मैंने, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो ग्रुप में बुक हुआ है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो ग्रुप में बुक हुआ है, मैंने कहा कि भाई ये तो एक फेयर वैल्यू की वजह से था, इसके ऊपर टैक्स क्या आएगा। तो हमने कहा डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लो, लायबिलिटी को रिवर्स कर लो। देखें आपके पास यहाँ पे लायबिलिटी कम हो गई, ऐसा है। तो मैंने कहा भाई ये आ गया। तो सर लायबिलिटी नीचे आप कह रहे हैं कि आ रही थी आपकी 26,400, यहाँ पे आ रही है सर 44,400। तो बाकी किस पे भाई, बाकी इस पे, बाकी इसके ऊपर है, इन्वेंट्री के ऊपर है। इसमें से ये कर लो, 26,400 आ गया। बात क्लियर है। तो सर खैर ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप आ जाएं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया, इसमें से आप दे दें पेरेंट का हिस्सा और एनसीआई का हिस्सा। इसमें पेरेंट का हिस्सा कितना है भाई, हमने याद किया कि 85% और एनसीआई 15%। हमने कहा सर इफ वी टॉक अबाउट गुडविल तो आपके पास जो कंसिडरेशन है सवाल में वो है 1.9 मिलियन। आपने कहा नेट एसेट्स का 85%, तो ये आ गए नेट एसेट्स का 85%। हमने इसको सम किया तो हमारे पास आ गई ये गुडविल, सही है, हमारे पास आ गई ये गुडविल। अच्छा जी, हमने कहा भाई इफ़ वी टॉक अबाउट एनसीआई तो शेयर ऑफ एनसीआई हमारे पास कितना है जी, शेयर ऑफ एनसीआई आ गया हमारे पास सर 15%। पोस्ट एक्विजिशन एनसीआई का कितना है, ये रहा, इसको सही कर लेते हैं, ये आ गया जी। इसके बाद आप बना लेंगे सर ग्रुप रिजर्व्स। अच्छा अभी ग्रुप रिजर्व में सबसे पहले रिटेन अर्निंग्स ऑफ पेरेंट एंटिटी। अच्छा सर रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट एंटिटी अगर हम जाएं तो आ रही है यहाँ पे 5,635,500 की अमाउंट आ रही है ये
आपने इसके अंदर डाल दिया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के अंदर आपने ये चिपका दिया। अगेन इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी है, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पे जो डेफर्ड टैक्स रिवर्स होना चाहिए वो भी है, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन है तो आप सेविंग ज़्यादा क्लेम करेंगे ना, तो उसी के अगेंस्ट करेंगे जो इंक्रीमेंटली आपने बुक किया था उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स बुक किया था, तो वो रिवर्स हो जाएगा। हमने कहा भाई ये अमाउंट आ गई, कोई इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि अभी तक हमने सीखी नहीं है इसमें, इस केस में, तो ये आ गया। अच्छा, ग्रुप रिजर्व के बाद हमने कहा वी आर इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। सर हमने कहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए हमने कहा 456,700 है और प्लस 992,000। हमने कहा इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगी, अलबत्ता गुडविल आएगी, तो हमने कहा ये आ गई गुडविल। इसके बाद सर कैश, मैंने कहा कैश आ जाए 1,2,3,4,500 1,357,950 ये आ गया सर। स्टॉक इन्वेंट्री, अच्छा पीपीई में एक हमने भंड मार दिया, पीपीई के अंदर हमें ये रिपोर्टिंग डेट वाली अमाउंट भी लेनी है आफ्टर डेप्रिसिएशन, सही है। और इन्वेंट्री के अंदर भी हमने एडजस्टमेंट करनी होगी। इन्वेंट्री आ रही है हमारे पास 234,000 प्लस 5 लाख, और इसके बाद हमने कहा ये 60,000। हम इसका सम करेंगे तो सर ये आ गई फुटिंग ऑफ बैलेंस शीट। अब हमने कहा सर शेयर कैपिटल सिर्फ किसका चाहिए मुझे, पेरेंट एंटिटी का, तो हमने कहा ये आ गया जी। फिर हमने कहा हमें चाहिए ग्रुप रिजर्व्स, तो हमने कहा ग्रुप रिजर्व्स जो मेरे हैं वो आ रहे हैं ये। अच्छा, फिर मुझे चाहिए एनसीआई, वो ये आ गई। अच्छा, एनसीआई के बाद आप देखें अगर अपने सवाल में तो आपके पास है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो आपने कहा कि भाई पहले तो आप इसके अंदर ये ऐड कर लें इंक्रीमेंटल डेफर्ड टैक्स रिवर्सल के बाद। फिर बता रहा हूँ, इंक्रीमेंटल डेफर्ड टैक्स रिवर्सल के बाद ये उठा लिया मैंने, इसके अंदर से फिर मैंने 1.2 मिलियन की पेरेंट एंटिटी की डाल दी, सही है जी। और इसके बाद मैंने 72,600 सेपरेट बुक्स की डाल दी यहाँ पे, और हमने कहा इसके बाद हम कहते हैं सर ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल की अगर मैं बात करूँ तो ये आ रहा है 1 लाख और प्लस 1 लाख, तो हम अगर इसको सम करें तो सर ये एग्जैक्टली मैच होता है। तो आई होप आपको ये गेम समझ आई होगी रिपोर्टिंग डेट तक जाने की। कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो कभी ऐसा सवाल उठा के पूछ ले जी, जज़ाकल्लाह।